session we will start the Faraday's law of electrolysis. Michael Faraday was a scientist who discovered the two basic laws on the process of electrolysis. Electrolysis क्या होता है ये अभी हम briefly पूरा डिटेल में पढ़कर आ चुके हैं. इलेक्ट्रोलाइसिस का फिनोमेना कि वो क्या होता है, उसमें क्या हो रहा होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं. इलेक्ट्रोलाइट यूज़ होता है जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाता है, आयंस में ब्रेक होता है और अपने रिस्पेक्टिव कैटाइन सॉरी अपने रिस्पेक्टिव कैथोड और एनोड पे डिपॉजिट और लिबरेट होता है. ठीक है. अच्छा, अब फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या स्टेट करता है अकॉर्डिंग टू द फिनोमेना और द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. अच्छा, अब फैराडे ने क्या कहा? It states that the amount of any substance deposited or liberated at an electrode during electrolysis is directly proportional to the quantity of current passed through it. It is simple. कह रहे हैं कि इसके लॉ ने क्या बताया कि कितना अमाउंट, यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट हमने डाला हुआ है, हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डाला हुआ है उसका अमाउंट, कितना अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है या लिबरेट हो रहा है इलेक्ट्रोड्स पे. ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ये द क्वांटिटी ऑफ करंट पे डिपेंड करता है जो हम बैटरी से दे रहे हैं. मैंने आपको क्या बोला कि इलेक्ट्रोलाइट अपनी एक तो सबसे पहली शर्त तो ये कि एक्वस कंडीशन में इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा. ठीक है. और जब हम उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तब उसके रिस्पेक्टिव आयंस की मूवमेंट स्टार्ट होती है. ठीक है. अब ये कह रहे हैं कि जब हमने बैटरी से करंट दिया तभी ये फिनोमेना स्टार्ट हुआ ना, यानी कि ये करंट डिपेंडेंट हुआ. ये पूरा फिनोमेना करंट डिपेंडेंट हुआ. तो अगर मैं करंट के अमाउंट को फ्लक्चुएट करूंगी, कम या ज़्यादा करूंगी, तो यकीनन आयंस की मूवमेंट पे भी फ़र्क पड़ेगा. अगर मैं करंट की अमाउंट ज़्यादा दे रही हूँ, करंट ज़्यादा पास कर रही हूँ, तो अमाउंट ऑफ आयंस जो कि इलेक्ट्रोलाइट के हैं वो ज़्यादा डिपॉजिट और लिबरेट होंगे प्लेट्स पे. जबकि अगर मैं करंट की अमाउंट कम कर रही हूँ, लो कर रही हूँ, तो अमाउंट ऑफ आयंस कम डिपॉजिट और लिबरेट होंगे प्लेट्स पे. तो फैराडे ने सिंपल ये बात बताई, वो डिपेंडेंट करते हैं अमाउंट ऑफ करंट पासिंग. ठीक है. सिंपली ये बात इंग्लिश में लिखी हुई है. अगर मैं इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करूँ, ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन है, उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है, तो ये ऐसे होगा, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द AT. नाउ व्हाट इज W? ठीक है. W इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिट और लिबरेटेड. यहाँ W ये इंडिकेट कर रहा है जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट है वो कितना डिपॉजिट और लिबरेट हो रहा है, यानी कि सिंपल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को डोनेट कर रहा है. वेयर A यहाँ पे आया है एम्पियर से. एम्पियर होता है यूनिट करंट का, तो यहाँ पे A रिप्रेजेंट कर रहा है करंट को, जबकि T टाइम, यानी कि कितने टाइम में कितना करंट दे रहे हैं और उसके नतीजे में कितना हमारे पास W, यानी कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिट या लिबरेट हो रहा है. तो ये आपके सिंपल सिंबल्स हैं जिनका मतलब आपको पता होना चाहिए. नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज द साइन ऑफ द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ये मैं आपको पहले भी बता कर आ चुकी हूँ. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. जब भी टर्म डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यूज होती है, इट मीन्स ऑन इंक्रीजिंग वन क्वांटिटी द अदर क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग एज वेल. ठीक है. यानी कि अगर मैं एक चीज़ बढ़ा रही हूँ और उसके नतीजे में एज अ रिजल्ट ऑफ विच अनदर क्वांटिटी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग एज वेल, दिस रिलेशन इज कॉल्ड डायरेक्टली रिलेशन या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन. वेयर एज अगर मैं कह रही हूँ कि मैं एक क्वांटिटी बढ़ा रही हूँ और उसके नतीजे में दूसरी क्वांटिटी बढ़ने के बजाय कम हो रही है, सो सच काइंड ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड इनवर्सली रिलेशन. तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन का साइन बनाने का क्या मकसद है, यानी कि जो बात मैंने स्टेटमेंट में बताई उसी को मैथमेटिकली इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट पास इन अ टाइम. जितना करंट जितने वक्त में पास करेंगे उतना अमाउंट डिपॉजिट और लिबरेट होगा. ये उसी की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या मैथमेटिकल टर्म है. अच्छा, अब ये फिजिक्स का एक रूल है कि जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हमें हटाना होता है, इफ़ आई वांट टू रिमूव दिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन, सो द रूल इज कि जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो उसके नतीजे में इक्वल्स टू का साइन आएगा और एक कांस्टेंट आएगा. सही है. अच्छा, अब मैंने यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव किया तो इक्वल्स टू आया और यहाँ कांस्टेंट क्या है? Z. नाउ व्हाट इज Z? Z is electrochemical equivalent. Z is electrochemical equivalent. Now what is electrochemical equivalent? Before understanding electrochemical equivalent, आपको जो करंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए. सही. करंट का फॉर्मूला, करंट को I से या एम्पेयर इसका यूनिट होता है, A से यहाँ रिप्रेजेंट कर लें. करंट का फॉर्मूला होता है कि कितने चार्जेस कितने टाइम में पास हो रहे हैं. ठीक है. कितने नंबर ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस कितने टाइम में पास हो रहे हैं. ये सिंपली करंट का फॉर्मूला है.
ठीक है, टाइम का यूनिट सेकंड होता है, चार्जेस का यूनिट कूलम होता है, ठीक है। इफ आई वांट टू फाइंड द फॉर्मूला ऑफ चार्ज, अगर मैं चाह रही हूँ कि मुझे चार्ज का फॉर्मूला पता चले, तो सिंपली अगर मैं टाइम को वहाँ ले जाऊंगी, यानी कि आई गोना मल्टीप्लाई टाइम विथ करंट, सो मुझे किसका फॉर्मूला मिल जाएगा, चार्ज का फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। अच्छा, अब ये बात समझ आ गई आपको, कूलम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि कूलम क्या है, सिंपली करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम इज कूलम, ये कूलम का फॉर्मूला है। अच्छा, अब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या है, द वेट of a substance deposited or liberated when 1 coulomb of electric charge pass through the electrolyte। कहने के अगर हम 1 coulomb of electric charge pass करवाने पे जितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेट हो रहा है, तो मैं तब उस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बोलूँगी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। मेक श्योर यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात जो याद रखने की है वो है 1 coulomb, नॉट ऑन पासिंग 2 कूलम, नॉट ऑन पासिंग 3 और 5 और एनीवन एल्स, यानी कि 1 कूलम पास करवाने में जितना भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेट या डिपॉजिट होगा, तभी मैं उस क्वांटिटी ऑफ और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे Z क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इफ आई गोना समराइज ऑल दिस, अगर मैं इस पूरे लॉ को समराइज करूँ तो सिंपली ये कि जितना भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेट होगा इलेक्ट्रोलाइट का, वो डिपेंड करेगा हमेशा क्वांटिटी ऑफ करंट जो कि हम बैटरी से पास कर रहे हैं कितने टाइम में, ये उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने पे हम इक्वल्स टू लगाते हैं और एक कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, Z है। Z क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बताने के लिए मैंने पहले आपको कूलम का कॉन्सेप्ट दिया, कूलम चार्ज का यूनिट होता है जिसका फॉर्मूला होता है करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो यानी कि 1 कूलम, मेक श्योर कि इतना ही अमाउंट ऑफ चार्ज पास करने पे कितना डिपॉजिट और लिबरेट होता है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि Z यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का यूनिट बनाएं, ठीक है, यूनिट हमेशा फॉर्मूले से बनता है, तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको सेपरेट करूँ, Z इक्वल्स टू W डिवाइडेड बाय AT, इसका फॉर्मूला ये हो गया। मैंने कोई नया फॉर्मूला नहीं बनाया, इसी से ड्राइव किया। अब अगर मैं इसका यूनिट बनाऊँ तो इसका यूनिट क्या होगा, वेट का यूनिट क्या होता है, kg, ठीक है। AT हमारे पास क्या है, AT इज इक्वल्स टू कूलम, तो AT जो हमारे पास होगा इसका यूनिट क्या होगा, कूलम। तो इन शॉर्ट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का यूनिट क्या बना, kg ओवर कूलम। ये हम कहीं से नया नहीं लाए या मैंने आपको नई चीज़ नहीं बता दी, मैंने सिंपल आपको ये यूनिट इसके फॉर्मूले से ड्राइव करवाया। तो ये बात ये सिंपली एग्जाम्स में पूछी जा सकती है, एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ये फॉर्मूला पूछा जा सकता है, और स्टेटमेंट वगैरह शॉर्ट में यूजुअली फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस शॉर्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।